डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड है क्योंकि इसमें जेई से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं। तो लिख लेते हैं वही हेडिंग है हमारी जो पहले थी, अप्लाइड प्रॉब्लम इन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेम मेथड है, सब कुछ वही है, कोई नया फार्मूला नहीं है। क्या करते हैं हम लोग, बार बार फंक्शन ढूंढते हैं कि फंक्शन किसी तरीके से जो स्टेटमेंट दिया उससे फंक्शन बन जाए, और फंक्शन बनने के बाद फिर क्या हो जाए कि उसको जब फंक्शन किसी एक वेरिएबल में होना चाहिए, अगर 2 वेरिएबल में है तो सबसे पहले उसको एक वेरिएबल में लेके आएंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करके फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करके फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करते हैं और उसी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं। तो वही काम जो हम पिछले टर्म पे कर रहे थे वही करने वाले हैं, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वो बोर्ड लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जेई लेवल के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं क्या है। अ फर्म हैज़ अ ब्रांच स्टोर, अ फर्म हैज़ अ ब्रांच स्टोर in each of the 3 cities A, B, C. A and B are 320 kilometer apart. A and B are 320 kilometer apart and C is 200 and A and C is 200 kilometer. From each of them, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो कि सिर्फ सी के लिए लिख लो, सी इज 200 किलोमीटर एंड सी इज 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच ऑफ देम। अ गोडाउन इज टू बी बिल्ट A godown is to be built equidistant from A and B. In order to maximize the time of मिनिमाइज है क्योंकि मिनिमम टाइम लगना चाहिए। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन it should be located so that the sum of distances from the godown
to each of cities is minimum. Where should the go down be built? ओके, तो अब आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़ें और उसके बाद अपने से इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, किस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ होगा, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। एक बार खुद से ट्राई करें, एटलीस्ट डायग्राम तो बनाने की कोशिश करें कि डायग्राम किस टाइप से बनने वाला है। तीन सिटी है, ए और बी और सी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 320 है और सी जो है वो 200 किलोमीटर है दोनों से। अ गोडाउन इज टू बी बिल्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे हमको एक गोडाउन बनाना है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे जो हम कुछ भी भेजें गोडाउन से तो ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगे वो कम लगे, और उनकी डिस्टेंस जो है वो तीनों की डिस्टेंस उस पॉइंट से जहाँ पर गोडाउन है वहाँ से उन तीनों की डिस्टेंस ए से बी से और सी से उसी के टर्म में हमको फंक्शन बनाना है, क्योंकि उसको ही हमें क्या करना है, उसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि किसके टर्म में फंक्शन बनाना है। तो ये लिखा है सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ गोडाउन टू ईच ऑफ द सिटी इज़ मिनिमम, यानी कि जो डिस्टेंस है उसी को मिनिमम करना है। और गिवन तो कई सारी चीज़ें हैं, ये गिवन है 320, ये 200 गिवन है, और जो x किसको लेट करेंगे ये लिखा हुआ है वेयर शुड बी द गोडाउन बिल्ट, तो उसको हम x लेट कर लेंगे कि डिस्टेंस उसकी वहाँ से कितनी है, x है। तो ये सारी चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल जैसा शेप बना लेते हैं जिसका हमें आइडिया है कि डिस्टेंस क्या क्या है। बनाया क्या डायग्राम किसी ने, कुछ समझ में आ रहा तो बोलो। ये हमने कुछ इस टाइप से ट्रायंगल टाइप होगा। ट्रायंगल, ओके। और फिर बाकी कहाँ पर क्या रखा जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बीच में गोडाउन रख दिया। हाँ, बीच में गोडाउन, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा ट्रायंगल बनने वाला है बेटा? हाँ बिल्कुल सही है। ये जो है उन्होंने इसकी डिस्टेंस 200 गिवन की हुई है, ये भी 200 है। सी से ए और बी के बीच की डिस्टेंस 200 है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये जो है वो 320 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 320 हो गई। ओके, यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम रख लेते हैं डी। और यहीं पर कहीं बीच में एक गोडाउन जी रखते हैं, जी का मतलब गोडाउन से है। और यहाँ से डिस्टेंस ये, यहाँ से डिस्टेंस ये, और ये तीसरी डिस्टेंस जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी निकालनी है। उसने कहा है वो वेयर शुड बी द गोडाउन बिल्ट, तो हमने लेट कर लिया कि ए से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ लेट कर लो। तो उसने बोला है कि इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, तो गोडाउन की डिस्टेंस ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो ये तो एक्स हो गई। अब ये जी सी की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का यूज़ करो और जी सी की वैल्यू बताओ, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो वाई के टर्म में फंक्शन बनेगा। वाई लेट कर लेते हैं और वो हो जाएगा जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी। इसी को मिनिमम हमको प्रूफ करना है। तो जी सी की लेंथ क्या होगी,
बताओ बच्चों, जीसी की लेंथ क्या होगी? चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दें। नो आइडिया। देखो बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। देखते हैं। ये जो है ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होती है और जो परपेंडिकुलर होता है दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस x के इक्वल हो जाएगी, तो ये 160 हो जाएगा और ये भी 160 हो जाएगा। अब ये पता है कि ये 160 है, ये x पता है, तो सबसे पहला काम हम GD निकाल लेते हैं कि GD की लेंथ क्या होगी, और दूसरा काम हम CD फाइंड आउट कर लेंगे कि CD की लेंथ क्या होगी। तो जब CD आ जाएगा तो CD कैसे आएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मतलब हो गया 200 का स्क्वायर माइनस AD का मतलब हो गया 160 का स्क्वायर। तो ये बन गया 200 प्लस 160 इंटू 200 माइनस, यहाँ पर स्क्वायरिंग मत किया करो, वैसे तो ये इजी है, इसको सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट भी। तो CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 360 और इंटू ये कितना हो जाएगा 40। अब इसका अंडर रूट निकालना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 4 लिख सकते हैं। निकाल दो, यहाँ पर वैल्यू बताओ ज़रा क्या आ रही है इसकी। ये 36 4, एक काम करो इसको ऐसे कर लो ना कि 36 को का अंडर रूट निकाल दो, 4 का निकाल लो और 10 का निकाल दो। इसको ऐसे लिख लेते हैं 36 इंटू 4 इंटू 100। तो 36 का 6 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 10, तो 120 आ गई CD की वैल्यू। तो CD इक्वल टू 120 आ गया। अब CD पता है लेकिन हमें GD भी निकालना है, तो GD में फिर पाइथागोरस लग जाएगा। GD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, जब इस ट्रायंगल में लगा देंगे, इन ट्रायंगल AGD। तो GD की वैल्यू भी हमको पता चल गई कि GD की वैल्यू जो है वो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर होगी। तो GD भी पता चल गया हमको और CD भी पता चल गया, तो हमें GC निकालना है। तो GA की वैल्यू x, GB की वैल्यू x और GC को हम क्या लिख सकते हैं, CD माइनस GD, ये लिख सकते हैं ना GC को। तो बस अब इन्हीं की वैल्यू रख दो, ये हो गया 2x और CD की वैल्यू है 120 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। और बस अब इसी को हमें सॉल्व करना है। फंक्शन बनने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? हर्ष, डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा? ये जो 48 लिखा है तुमने, यस और नो? ओके, बुलाओ उसको। तो फिर ये हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 120 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। फिर एक बार फंक्शन बन गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम फंक्शन बनने तक की होती है। फंक्शन एक बार बन गया
फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो हम बड़े आराम से बड़े प्यार से वही काम करना है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन जीरो रो करके फिर सॉल्व करना होता है। तो ये 2x का 2 हो गया, 120 का 0 हो गया, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और जिसको x लेट किया उसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा -0। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ गई 2 - x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कितनी बार हम बात कर चुके हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा को डी वाई बाई डी एक्स 0 क्यों पुट करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जैसे इसको 0 करोगे तो 2 - x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 160 स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 160 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 इंटू 160 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 और इंटू 160, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 320/√3 पे गोडाउन को अगर हम प्लॉट कराएंगे, गोडाउन को बिल्ड कराएंगे, तो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। अभी मिनिमम हमने प्रूफ नहीं किया है, अभी हमें मिनिमम का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव प्रूफ करना है। थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये, तो इसको अब डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया था, 2 - x अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर, ये आया था। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो ये तो 0 होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह d2i अपॉन डी एक्स टू 0 माइनस, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, और जिसको x लेट किया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके 2x कर दिया, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व होके आ जाएगी। अब इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 160 होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म भी कट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 160 स्क्वायर बचेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस होने वाला है, तो 160 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो होल स्क्वायर किया था, तो अच्छा ये अंडर रूट था तो ये गायब हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 160 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू अगर हम एक्स स्क्वायर करते भी हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 320/√3, वो यहाँ पर हमें रखनी पड़ेगी 320/√3, और इसको भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू 320/√3, तो यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो 160 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, x की वैल्यू पुट ही कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो गया 320/√3, यानी कि 320 का स्क्वायर अपॉन √3 का मतलब 3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 160 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 160 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसको 160 इंटू 2 लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर माइनस 320 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 2 30 और 32 हो गया, और इंटू 2 कर लिया यहाँ पर, तो ये बैलेंस हो गया।
और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 160 का होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ तक दिखा देते हैं जहाँ पर हमें दिख जाएगा कि ये पॉजिटिव है। तो ये हो गया 4 टाइम्स 160 का स्क्वायर, ये 3 टाइम 160 का स्क्वायर। तो 160 का होल स्क्वायर इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 160 का स्क्वायर में 3 इंटू 160 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 3 तो 160 स्क्वायर ही बचने वाला है, बाकी सब कट हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो पॉजिटिव आ गई, ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब मिनिमा हो गया। तो मिनिमम भी प्रूव कर दिया। और किस डिस्टेंस पे होना चाहिए, एट x इक्वल टू 320/√3। तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये कुछ काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या आंसर आएगा, प्रोसेस क्या है, ये सारा आइडिया हमको होना चाहिए। कुछ ज्योमेट्री का यूज़ होगा, कई बार 10th क्लास की कई सारी थ्योरम भी यूज़ हो जाती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ उसमें 10th क्लास की थ्योरम यूज़ होगी, जो हम भूल जाते हैं कि अरे ये तो कहाँ यूज़ होने वाली है, तो उस टाइप की थ्योरम भी यूज़ होने वाली है। लिखते हैं क्वेश्चन और prove that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle। बस इतनी सी कहानी दे देते हैं और फिर पूरा एक लेंथी सा कैलकुलेशन हो जाता है। प्रूव दैट द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमें ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। फंक्शन जो है वो हमारा एरिया के टर्म में बनेगा, उसी को मैक्सिमाइज करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, एक सर्कल के अंदर है वो, और उस ट्रायंगल को बाद में हमको प्रूव करके दिखाना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हमने उनकी तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो हम बोल देंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और या हम बोल देंगे कि अगर उसकी एंगल तीनों के तीनों इक्वल है तो भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। बनाओ डायग्राम बनाओ इसका, देखो ट्राई करो एक बार। प्रूव दैट द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना है लेकिन उसके पहले एक सर्कल बनना चाहिए, और उसी का एरिया हमको, ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाना है। तो सबसे पहला काम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाते हैं। बनाओ, जिनको आइडिया हो रहा है वो बनाए इसका डायग्राम। इसी के अंदर एक ट्रायंगल बनाना है, और ये पक्की बात है कि जो ट्रायंगल बनेगा सर्कल के अंदर वो बाई सिमेट्री कुछ ऐसा ही बनने वाला है। बाई सिमेट्री से करोगे तो बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा ये यहाँ पर, और आधा इधर आएगा आधा उधर आने वाला है। तो कुल मिला के वो कुछ ऐसी ही कहानी बनने ही वाली है। एक ये हमने बना दिया साइड, और एक साइड हमारी ये हो गई, और ये एक साइड हो गई। तो ये बाई सिमेट्री हम कह ही सकते हैं कि ये ABC एक ट्रायंगल हो गया, और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया ये, और ये हमने ले लिया। तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो मैक्सिमम करने के लिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होना ही पड़ेगा, अगर हम सिमेट्री से सोचे तो। लेकिन चलो इसको प्रूव करते हैं। इसने बोला एक गिवन सर्कल है, तो अगर सर्कल गिवन है तो इसका मतलब उसकी रेडियस भी गिवन होगी। तो हमने उसकी रेडियस को लेट कर लिया कि A है, क्योंकि इन्होंने बोला है गिवन सर्कल। तो जो सर्कल गिवन है तो हमने रेडियस को उसकी क्या लेट कर लिया, A। उसके बाद जरा इनकी डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। ये अच्छा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो ये लेंथ हो जाएगी 2A, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2A हो जाएगी। इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। ये जो है वो D है, ये ओरिजिन हो गया, ये D है, और ये E हो जाएगा।
ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब आगे कैसे करेंगे इसको, सोचो, थोड़ा सोचो कैसे करोगे। ये हमने इसकी लेंथ को भी लेट कर लिया कि ये लेंथ जो है वो x है, और ये भी लेंथ हमने लेट कर लिया x है। और ये जो AD डिस्टेंस है, AD डिस्टेंस इसको लेट कर लिया कि y है, AD डिस्टेंस को y लेट कर लिया। तो DE की वैल्यू क्या आएगी, DE की वैल्यू क्या आएगी, D, तो जरा DE को देखते हैं। तो DE को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस DE। तो AE की वैल्यू जो है वो 2A है, और AD की वैल्यू हमने लेट की है y है, तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A माइनस y। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लेट की हुई है। अब जरा देखो यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास x और y में कोई रिलेशन है नहीं अभी, लेकिन एक थ्योरम मैं याद दिलाता हूँ, उसके बाद तुम्हें याद आ जाएगा कि ये कौन सी थ्योरम है और कैसे इसमें अप्लाई करें। हमें x, y और a में रिलेशन चाहिए, तीनों में एक रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक तुमने 10th क्लास में एक ये थ्योरम पढ़ी थी, देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना के बताता हूँ। इस टाइप से अगर होती थी, ये कोई सेंटर नहीं, कोई P पॉइंट है, और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। याद है किसी को क्या होती थी थ्योरम, ये दोनों कॉर्ड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। किसी को याद आ रहा है ये कौन सी थ्योरम है, सर्कल की कॉर्ड जो है वो एक दूसरे को P पॉइंट पे कट करती हैं। चलो मैं याद दिलाता हूँ, इसकी थ्योरम को बोलते थे ये PA इंटू PB, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है PA और PB का, वो PC और PD के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। नहीं याद है तो इसके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये प्रूफ भी करना बहुत आसान होता है, इसको प्रूफ भी कर सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने नहीं याद है, हमने कभी सुना ही नहीं ऐसा कुछ होता है, तो फिर हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। जो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि तीनों एंगल इक्वल है, तो सिमिलर हो जाएगा। और जैसी सिमिलरिटी कंडीशन लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे ही तुम इसमें सिमिलरिटी कंडीशन लगाओगे, अपने आप ऑटोमेटिक ये आने वाला है, PA अपॉन PC इक्वल टू PD अपॉन PB। उसमें साइड जो होती है वो रेशियो प्रोपोर्शन में होती है, उन्हीं को बस केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया गया, ठीक है ना। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगर हमने नहीं भी पढ़ी है या भूल गए हैं तो उसको हमने डिराइव भी कर लिया, किस तरीके से हमको याद रखना है। अब जरा यहाँ पर बताओ, अगर हम O कोई पॉइंट ले लें या D, चलो कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो D पर अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सा क्योंकि हमें क्या क्या पता है, देखो हमें BD पता है, DC पता है, AD पता है और DE पता है, तो इनसे हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। यूजिंग अबव थ्योरम, इस थ्योरम का जैसे ही हमने यूज़ किया D पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा AD इंटू DE इक्वल टू BD इंटू DC। तो ये AD की वैल्यू रख देते हैं, AD की वैल्यू कितनी है y, और DE की वैल्यू है 2A माइनस y, और BD की वैल्यू क्या है BD की वैल्यू है x और इंटू x। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर में एक रिलेशन आ गया, जहाँ भी हमें x स्क्वायर दिखाई देगा वहाँ पर हम 2AY माइनस y स्क्वायर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2AY माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू BC और इंटू हाइट क्या हो जाएगी AD। तो हाफ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस x 2x, और जो AD है AD लेंथ वो क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू हमने क्या लेट किया है y, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई x इंटू वाई। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने A डिनोट कर दिया, A इक्वल टू x इंटू वाई आ गया। अब यहाँ पर अगर हमने y की वैल्यू या x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं तो अंडर रूट का टेंशन आ जाएगा, तो अंडर रूट में डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड।
उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ए स्क्वायर हो गया, इसको एक नया कांस्टेंट जेड लेट कर लिया हमने, कुछ भी लेट कर सकते हैं, बी सी डी कुछ भी लेट कर लो, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 2ay माइनस वाई स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर। तो जेड का जो फंक्शन था वो बन गया 2ay क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है। वाई हमने लेट किया, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इंटू वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। डी जेड बाई डी वाई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a इंटू 3y स्क्वायर इक्वल टू 4y क्यूब। डायरेक्ट मैंने कर दिया, एक स्टेप आगे बढ़ गया है, बस यहाँ पर हमको डायरेक्ट 0 कर देना था, तो उसके बाद आ जाएगी वैल्यू। तो ये 2 2 जा, ये तो 4 हो गया, और वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कट हो गया, तो 3a इक्वल टू क्या हो गया 2y, ये 2 2 जा 4 कट हुआ 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3/2। ये y की वैल्यू आ गई। तो एक काम करते हैं, y की तो आ गई, जरा x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो हमने अभी लिखा था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2ay माइनस वाई क्यूब, 2a माइनस वाई इंटू वाई, ऐसे करते हैं ना, रिलेशन ऊपर था 2a माइनस वाई इंटू वाई। तो यहीं पर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2a माइनस वाई की वैल्यू है 3/2a और y की वैल्यू 3/2 है। तो 2 2 जा 4 माइनस 3a/2 इंटू 3/2 है, तो 3a स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 और इंटू a। x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें ट्रायंगल को चेक करके देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो या तो हम ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालें, या तो एक एंगल निकाल के देख लेते हैं कि एंगल कितना होगा। एंगल अगर हमने 60 प्रूफ कर दिया तो फिर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एंगल निकाल लेते हैं। ये जो डायग्राम था हमारे पास, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये लेंथ, ये वाला एंगल थीटा लेट कर लेते हैं, ये थीटा है, और ये AD की लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है वो है y। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अगर ABD में बात करें, ABD में, तो tan थीटा y/x होने वाला है। यहाँ पर भी वही सेम थीटा हो जाएगा। तो जरा देखो tan थीटा की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी y/x। tan थीटा इक्वल टू इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल टू y/x। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई हुई है 3/2 है, y की वैल्यू 3/2 है अपॉन √3/2 है। a से a कट हो गया, 2 से 2 और 3 से √3, तो 1/√3, सॉरी √3, क्योंकि 3 अपॉन √3 आएगा तो ये हो जाएगा √3। तो 10 में √3 कितने डिग्री की वैल्यू हो गई 60 डिग्री की। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या प्रूफ हो गया 60 डिग्री। और अगर हम सारे एंगल 60 प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। दूसरे वाले में भी जब अप्लाई करोगे तो वो भी 60 हो जाएगा। सिमिलरली कौन कौन से एंगल हो गए, इस एंगल का नाम है BC, इसका नाम है B। तो सिमिलरली C एंड A इक्वल टू 60 डिग्री ऑल्सो। और अगर ये सारे हो गए देन ट्रायंगल कौन सा हो गया, देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और एरिया को अभी और भी हमें एरिया को क्या प्रूफ करना था कि एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके इसको हमको पॉजिटिव भी नेगेटिव प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम है, तो मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए।
तो dz/dy की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 ay स्क्वायर माइनस 4y क्यूब 6ay स्क्वायर माइनस 4y क्यूब 6ay स्क्वायर माइनस 4y क्यूब ये dz/dx की वैल्यू आई हुई 6ay स्क्वायर माइनस 4y क्यूब 3 2 ज़ा 6 ay स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अब अगेन डिफरेंस ये तो तुम खुद कर सकते हो, चलो मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डबल डिफरेंशिएट किया d2z अपॉन dx2 d2z अपॉन dy2 है, ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट। ऊपर भी y के रिस्पेक्ट में किया है कि x के रिस्पेक्ट में कर दिया? ओके dz/dy ही है, तो dz/dy है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dz/dy गिवन है, तो d2z अपॉन dy2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 ay हो जाएगा माइनस 4 3 ज़ा 12 y स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं y की वो पुट करेंगे a के टर्म में और इनको दिखाएंगे कि भाई ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो 12y तो कॉमन है हमारे पास, तो a माइनस 12y कॉमन है तो a माइनस y आ जाएगा। तो 12 y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? y की वैल्यू आई थी 3/2 है, 3/2a इंटू a माइनस 3/2 है। तो ये देखो वैल्यू आ गई 2 6 ज़ा 12, ये 2 से कट किया 6 इंटू 3a और यहाँ पर 2 जैसी एलसीएम लेंगे 2a माइनस 3a, तो ये 18a और ये माइनस a/2, तो 2 से कट गया तो 9 माइनस 9a स्क्वायर और ये वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव हो गई देन हमने मैक्सिमा प्रूव कर दिया, मैक्सिमम एरिया प्रूव कर दिया। तो ये काम बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान रखेंगे। अगर हम ये काम भूल गए तो हमारा 50% ही वर्क हो पाएगा। एक तो उसने बोला है मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए मतलब उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है उसको नेगेटिव प्रूफ करना पड़ेगा। और दूसरा काम उसने बोला है कि वो इक्विलेटरल होना चाहिए, तो फिर इक्विलेटरल प्रूफ कर देंगे। तो दोनों काम जब करते हैं तब हमें फुल मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। तो बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है बच्चों? यस और नो? कोई डाउट है क्या? तो ये थोड़े खाते पीते घर के क्वेश्चंस है, लंबे चौड़े एकदम, तो खास इनका ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम मिनिमम में लॉन्ग क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं, इसमें कोई इनका वो नहीं कि इनका कोई शॉर्टकट हो, ऐसा नहीं है। तो जब भी कभी आएंगे तो ये बड़े ही बन के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन लोगों का खास ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंथी होगा। अब हमारी 1-2 क्लास और बची हुई है मैक्सिमा मिनिमा की, उसके बाद हमारा जो डिफरेंशियल का पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब आधी बुक हम 50% कंप्लीट कर लेंगे अपने सिलेबस पे, ठीक है ना। जो 2 बुक्स हैं उनमें से 1 बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लिखते हैं क्वेश्चन एक और ये भी कभी किसी स्टेट लेवल में पूछा गया ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये बोर्ड लेवल में भी बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में चेंज करके दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन prove that the volume of largest cone can be inscribed in a sphere of radius capital R
is 8/27 of the volume of sphere. तो जब स्टेट लेवल में पूछा गया था तो ये रेशियो पूछ लिया गया था कि 8/27, इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि 8/27, 4/27, इस तरीके से करके। तो कुल मिला के और इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, वो सिर्फ इतना ही काम वो कर सकते हैं। तो बस करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होगा। ये एक बार ट्राई करो तुम लोग, इजी है, एनसीईआरटी लेवल ही है, खास इसमें कुछ है नहीं। उसने क्या बोला एक बार पढ़ते हैं और एक बार ट्राई करो तुम लोग, देखो। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, अच्छा लार्जेंट लिख दिया, लार्जेस्ट कोन है ये। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट का मतलब वही है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है कोन का, और फिर उसका जो कोन का वॉल्यूम आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम जो कोन का आएगा उसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ करना पड़ेगा, और उनका रेशियो 8/27 का होना चाहिए, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा बड़ा काम है, करते हैं, देखो ट्राई करो एक बार। बस उन्होंने एक कैपिटल आर रेडियस जो दी हुई है वो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर गिवन की हुई है, बाकी हमें सब अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा, और फिर सारे फंक्शन को एक ही वेरिएबल में ब्रेक करना पड़ेगा, और जब एक वेरिएबल में ब्रेक हो जाएगा उसके बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया है जिसको स्फीयर बोलेंगे हम, सर्कल नहीं है ये, जिसकी रेडियस जो है वो आर गिवन है, और इसके अंदर एक कोन बनाना है हमको, और उस कोन का जो वॉल्यूम है वो हमको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो कोन का वॉल्यूम चाहिए तो कोन की रेडियस चाहिए और कोन की हाइट चाहिए, हमें कुछ भी कोन का आइडिया नहीं है। तो कोन बनाते हैं पहले यहाँ पर एक, ए बी सी, और ये हो गया हमारा पॉइंट डी और ई। अब यहाँ पर हमको जो रेडियस गिवन है वो कितनी है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या गिवन है, आर। अब यहाँ पर हमारे पास केवल आर गिवन है, हमारे पास ना तो कोन की रेडियस गिवन है और ना ही कोन की हाइट गिवन है। तो एक काम करते हैं, कोन की रेडियस को स्मॉल आर लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर हमने रेडियस कोन की स्मॉल आर लेट कर लिया, उसके बाद अगर हम यहाँ पर चाहें तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको भी हम चलो x लेट कर लेते हैं, ये x लेट कर लेते हैं। वैसे ना भी लेट करते तो हाइट आ जाती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चलो इसको भी लेट कर लिया, और ये जो है वो तो r हाई है क्योंकि ये सारी की सारी r होगी। r x और स्मॉल r में क्या रिलेशन होने वाला है, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम O रख लेते हैं, इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD। OBD में R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए या स्मॉल r की चाहिए, किसी की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे।
एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हो जाएगा अंडर रूट, बल्कि अंडर रूट क्यों, अभी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और जब एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। एक काम और करते हैं यहाँ पर, अब हमें वॉल्यूम चाहिए तो हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन है AD, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी R प्लस एक्स, हाइट ऑफ AD जो है वो हो जाएगी R प्लस एक्स, और जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी स्मॉल r हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। और स्मॉल r की वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर और इनटू हाइट h, हाइट ऑफ कोन। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज अभी निकाली हुई है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई रेडियस की वैल्यू देखो, रेडियस जो है वो ये लिखी हुई है, वो हो जाएगी, इसका भी स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइट जो है वो कोन की वो r प्लस एक्स है, तो ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर देखें ध्यान से तो हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल में वॉल्यूम बन गया है, बस यहाँ मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर और माइनस एक्स क्यूब। ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक एक्स के वेरिएबल के टर्म में आ गया है। कैपिटल आर के टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर नहीं सकते क्योंकि कैपिटल आर रेडियस जो है वो गिवन है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर गिवन है, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल बन गया। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, यहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं फिर हम 100% आंसर तक जरूर पहुँच जाते हैं, प्रॉब्लम यहीं तक होती है। तो उसके लिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए हैं, अभी भी इसके सारे क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं वो सारे सॉल्व करो, और अभी भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछो उसको, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, इसमें अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स हमारे पास वेरिएबल है, कैपिटल आर जो है वो कांस्टेंट है। dv बाई डी एक्स 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0, ये आर स्क्वायर एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू आर हो गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 कर दिया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो जैसे ही 0 कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ तो x में और r में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो हम किसी के रिस्पेक्ट में भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 फैक्टर बन जाएंगे इजीली। तो आर स्क्वायर माइनस 3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। r कॉमन ले लिया तो r माइनस 3x और प्लस x कॉमन ले लिया तो r माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r माइनस 3x एक फैक्टर बन जाएगा और एक हो जाएगा r प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 3x यानी x की वैल्यू हो जाएगी रेडियस का 1/3, और एक हो जाएगा r इक्वल टू माइनस एक्स यानी x इक्वल टू माइनस r। तो क्या कोई रेडियस निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो लिख देंगे यहाँ पर कि नॉट पॉसिबल, ऐसा हम सर्कल नहीं बना सकते या उसकी लेंथ कभी निगेटिव नहीं ले सकते, तो इसलिए ये तो निगलेक्टेड हो गया। तो हमारा ये जो है x की वैल्यू आ गई r/3। अब x की वैल्यू r/3 आने के बाद अब हमें क्या करना है, उसने बोला है कि प्रूव दैट द, पहली बात तो हमें वॉल्यूम जो है वो कोन का मैक्सिमम दिखाना है। तो एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम मैक्सिमम कर लेते हैं। तो जो dv बाई डी एक्स है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर एक बार dv बाई डी एक्स लिख लेते हैं, क्या है 1/3 पाई
आर स्क्वायर माइनस 2xr, ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x², ये हमारा dv/dx आया हुआ था अभी। इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ करने के लिए। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d2v/dx2, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का 0, 2x का 1 हो जाएगा, x का 1, 2 का 2, तो 2r और माइनस 6x। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि बाहर माइनस आ जाएगा, 1/3 पाई 2r प्लस 6x हो जाएगा। और x की वैल्यू जब r/3 यहाँ पुट कर दोगे, 1/3 पाई 2r और 6x की वैल्यू r/3, तो 3 2 6, 2 और 2 4r, तो माइनस का 4/3 पाई r यानी कि नेगेटिव आ गया। 2 2 4 हो जाएगा ना, 4r और माइनस का 4/3 पाई हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर और भी थोड़ी कहानी लंबी हो गई है। इन्होंने अब क्या बोला है कि ये तो वॉल्यूम हो गया, उसके बाद अब हमें आगे क्या करना है, 8/27 प्रूफ भी करना है। इसको हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ भी करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो मैक्सिमम तो हो गया, लेकिन उसने कहा है कि उनका रेशियो 8/27 चाहिए। और वो भी किसका किसका रेशियो चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों का जो रेशियो है वो 8/27। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये जो वैल्यू है ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। यहाँ से हमको वॉल्यूम किसका मिलेगा, कोन का। और स्फीयर का तो हमें पता ही है कि 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी हमको। अब इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे r/3, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है r/3, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 9 और r प्लस r/3। यहाँ पर हमें पता है कि r की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है वो r/3 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया और एक यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हो गया 1/3 पाई 9 माइनस 1 8/9 r स्क्वायर और इंटू r प्लस r 3r प्लस r 4r/3। तो एक काम करते हैं, जो 8/27 है उसको अलग कर लो, 8 यहाँ से ले लेते हैं और 9 3 27 अपॉन में यहाँ से ले लेते हैं, और साथ में बाकी जो बचा पार्ट है वो रख देते हैं। 4 बच गया, बाई 3 बच गया और पाई बच गया और r क्यूब बच गया। तो अब यहाँ से शायद हमें दिखने लगा होगा सभी को, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27। ये किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन दोनों का जो रेशियो है वो 8/27 हमारा प्रूफ हो गया। ये यहाँ तक जब हम करेंगे तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, बहुत सारे लेक्चर करने पड़ेंगे, लेकिन अब ये बहुत सारे मैंने खुद कर दिए हैं। तो अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे तुम्हारे होमवर्क है, उनको सॉल्व करो। एनसीईआरटी के जितने भी मिसलेनियस के और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनमें से एक पक्का श्योर 100% एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आने ही वाला है। तो जब हमें ऐसा आइडिया होता है कि हाँ इसका तो पक्का ही आने वाला है,
तो फिर उसको हमें सारे क्वेश्चन को कर लेने चाहिए और सारे जो है एक कॉपी में नोट करके रख लेने चाहिए और उनको फिर बार बार रिवाइज करना चाहिए हमें, ताकि बोर्ड में 6 मार्क्स 5 मार्क्स जो होता है वो मायने रखता है कि इतने नंबर का अगर गलत हो गया तो बहुत पीछे खिसक जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें यहाँ पर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या इसके पहले किसी में कुछ पूछना है क्या आपको? यस और नो? ओके, तो ये हमारा जो मैक्सिमा मिनिमा का ये पार्ट कंप्लीट हो गया जो एनसीईआरटी लेवल का था। अब अगले टर्न से हमें जेई के लेवल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम करेंगे 2 पार्ट में। अब ये कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर में। इसमें हम आगे क्या करेंगे, आगे जो है वो ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या उसको हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिबल है। जबकि डिफरेंशिबल के लिए जो हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन होती है वो यही होती है कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जिसमें dy बाई डी एक्स जीरो नहीं होगा, तो उसमें ये वाला जो टेस्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला वो तो फेल हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक थ्योरम वाला, जो फर्स्ट डे की क्लास में हमने बेसिक थ्योरम पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा का, उसका मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम जेई से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी लेवल वाला हमारा कंप्लीट हो गया है मैक्सिमा मिनिमा। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले टर्न पे फिर।